नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के दोस्तों मैंने पूरा का पूरा लगाया है। यहां से आपके आने वाले टेट के एग्जाम में, सी टेट एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, चाहे फिर यूपी टेट का हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, MP टेट का एग्जाम हो, डिफरेंट एग्जामों में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिंपल सी, तो दोस्तों टेट कैटेगरी का कोई भी एग्जाम होगा वहां पर यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम उन प्रश्नों को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ते हैं थोड़े से तथ्य कि आखिर ये जो आपकी NEP 2020 तैयार हुई है वो क्या क्या लेकर आने वाली है, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री कौन से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक। और दोस्तों IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, कौन दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। ठीक है, किसके द्वारा की? MHRD के द्वारा की। ठीक है, MHRD मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और साथ ही साथ दोस्तों MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार MHRD का नाम अब दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। मतलब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किस मंत्रालय ने दोस्तों NEP 2020 की घोषणा की, तो आप बता सकते हैं किसके द्वारा? MHRD यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा। कौन से विकास मंत्री ने की? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने। IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार HRD मंत्रालय को अब दोस्तों क्या कहा जाएगा? शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अब बात आती है कि NEP इससे पहले कितनी बार तैयार हो चुकी है। तो NEP इससे पहले दोस्तों 2 बार और तैयार हो चुकी है। बात आती है कब कब हुई है। दोस्तों सबसे पहली हुई थी 1968 में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं दूसरी हुई 1986 में। 1986 वाली में संशोधन हुआ 1992 में। और यानी कि 34 साल बाद, कितने साल बाद दोस्तों? 34 साल बाद दोस्तों, कितने? 34 साल यानी कि 34 ईयर बाद दोस्तों नई NEP की घोषणा की गई है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि यह तीसरी नई शिक्षा नीति है। इससे पहले सन 1968 और 1986 में NEP तैयार की गई थी। 1986 की बनी हुई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। और अब 34 साल बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। इस शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% गारंटी के साथ पूर्व विद्यालय से दोस्तों, कहां से? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व विद्यालय से लेकर के माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि यहां पर 100% गारंटी दी जा रही है। ठीक है, फिर बात आई दोस्तों क्या क्या इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों NEP 2020 दोस्तों जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल की मुख्य धारा से जो अलग हैं, जिन्होंने स्कूल किसी भी कारण से छोड़ दिया, उन बच्चों को दोस्तों फिर से स्कूल की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इस शिक्षा नीति के तहत एक नई फाउंडेशन जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, यानी कि क्या है दोस्तों? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों एक उच्च शिक्षा आयोग जिसको दिया गया है HECI। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो हायर एजुकेशनल काउंसिल एक बनाई जाएगी।
इसी शिक्षा नीति के तहत दोस्तों इसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, इनको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों फिर बात आई कि जो आपकी इससे पहले 1986 में जो प्रणाली चल रही थी 10+2+, है ना, ये वाली जो प्रणाली चल रही थी, इसको यहां पर पूरी तरह से बदल दिया गया। यहां पर दोस्तों 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ दोस्तों एक नया यहां पर मसौदा दिया गया। वो दिया गया दोस्तों 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल। तो दोस्तों इसको करते हैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कि आखिर में ये क्या है ना, 5 3 3 4 ये क्या है। तो दोस्तों यहां पर नीचे देखते हैं कि इस 5 3 3 का जो सर्किल जो निकाला गया वो क्या है और क्या क्या इसमें रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी अभी तक आप शिक्षा नीति पढ़ रहे थे, वो अभी तक आप पढ़ रहे थे 6 से 14 आयु के वर्ष के बच्चे उसमें शामिल थे। कितने? 6 से 14 वर्ष के केवल बच्चे शामिल थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों अब 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। कौन से? 3 से लेकर के 18 आयु वर्ग के। अब बात दिमाग में आ रही होगी कि पहले 6 से 14 था, समझ में आता है, लेकिन दिव्यांग के लिए दोस्तों पहले क्या था? दिव्यांग के लिए पहले क्या था? 6 से 18 था। यानी कि अब 6 से 18 भी दोस्तों ये तो है ही है, 18 तक तो इन्होंने किया ही, इन्होंने 3 भी शामिल कर दिया। दोस्तों अब बात आती है कि 3 में कौन कौन शामिल होंगे, तो देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर इसके तहत जो 5 साल का जो आपका जो फॉर्मूला था 5 3 3 4, तो दोस्तों ये 4 साल है वो तो आप समझ लीजिए 9th 10th 11th 12th, ठीक है। अब बात आती है इसमें 5 साल में कौन कौन सी थी इन 3 साल में। तो दोस्तों 3 साल में आप 6 7 और 8, यहां पर आपका कक्षा 3 4 और 5। दोस्तों यहां पर आपकी एक तो कक्षा 1 और एक कक्षा 2। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो आप नर्सरी, प्री नर्सरी, आंगनबाड़ी जो रहता था ना, वो सब इससे पहले होगा दोस्तों। यानी कि 3 साल से आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ये है आपकी नई वो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ में 2-4 चीजें और मॉडिफाई करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि 5 साल का फॉर्मूला, 3 3 और 4 का फॉर्मूला क्या है। अगला दोस्तों मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको और समझाता हूं, इंग्लिश में है ये, ठीक है, लेकिन आपको मजा आएगा समझने में, सीखने में, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि जो पहले से जो आपका जो वो था उसमें आपका क्या था कि 10 साल और ये आपका 2 साल। लेकिन यहां पर जो इन्होंने किया है वो क्या किया है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि 3 साल को इन्होंने पहले अलग रखा। दोस्तों यहां पर आपको पूरा दिख रहा होगा कि पहले इसमें क्या रखा है, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। दोस्तों ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा, कक्षा 3 एज 3 से लेकर के 6 आयु वर्ग के बच्चे आंगनबाड़ी में रहेंगे, प्री स्कूलिंग में रहेंगे, या फिर बाल वाटिका जिसको नाम दिया गया उसमें रहेंगे। उसके बाद जब बालक 6 साल का हो जाएगा तो उसको कक्षा 1 और 2 में आप डाल सकते हो। 6 से 8 तक के बालक आपके कक्षा 1 और 2 में। उसके बाद 3 से 5 तक आपका एज ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया, 8 से 11, ठीक है। उसके अलावा जब बात आती है कि कक्षा 6 से 7 8 का बालक होगा तो एज ग्रुप क्या होगा, 11 से 14। दोस्तों एज ग्रुप अब क्यों मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एज ग्रुप पे आपको इसलिए फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चंस यहां से भी बन सकते हैं। आपसे क्या पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी में एक बच्चा डाला गया, किस एज का हो सकता है, तो वो आपको बताना है भाई कि 3 से 6 एज ग्रुप वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। दोस्तों आपसे पूछा गया कि 9 से 12 साल की क्लास 10th में कोई पढ़ता है तो आप एज ग्रुप क्या रखेंगे, तो आप बताना होगा ना कि 14 से 18 तक का एज ग्रुप इसमें रहेगा। दोस्तों अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पूरा इन्होंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप सेकेंडरी स्टेज में दोस्तों इन्होंने नाम दिया हुआ है सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, प्रीपेरिटी स्टेज और आपकी फाउंडेशन स्टेज। जो आपकी फाउंडेशन स्टेज होती है वो बिल्कुल लो लेवल की स्टेज होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सारी चीज आपको मिल गई। तो फाउंडेशन जो स्टेज होती है, आप इसमें कक्षा जो आपका 5 साल होता है
जो आंगनवाड़ी वाला कक्षा 1 और 2 वाला, वो आपका इसमें काउंट होता है। मल्टी लेवल इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों को खिलाना होता है, मतलब आप यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते दोस्तों। इसी के साथ साथ जब आप कक्षा 3, 4, 5 में जब आ जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है कि आपको क्लासरूम से इंटरेक्ट कराना है बच्चों को, मतलब फिर भी आपको पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं देना है आपको, ठीक है। जब बच्चा जब 6, 7, 8 में आएगा तब आप उनको साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस इन सब के बारे में उसे अवगत कराएंगे। दोस्तों NEP 2020 के तहत दोस्तों बहुत सारे बदलाव किए गए। बात आती है कि कौन कौन से बदलाव दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस NEP के तहत यह कहा गया कि हम शीर्ष विदेशी विद्यालयों को दोस्तों जो आपके शीर्ष जो आपके विश्वविद्यालय होंगे, कौन से, जो आपके टॉप एब्रॉड वाले जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको दोस्तों भारत के कैंपस में स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रों को दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ संस्थानों के लिए दोस्तों एक बड़ा कदम इसमें शामिल है। दोस्तों ये सारी चीजें किसके लिए होंगी? संस्थानों के लिए। भाई जब एब्रॉड की यूनिवर्सिटी आएंगी तो आपको एक डेवलपमेंट का एक नया मिलेगा। दोस्तों इस नीति के तहत जो लक्ष्य रखा गया कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या 3 अधिक छात्र होंगे। मतलब आप एक ऐसा वो बनाएंगे उच्च शिक्षा संस्थान जहां पर दोस्तों मल्टीपल सब्जेक्ट यहां पर आप दे सके, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आप नॉलेज प्रोवाइड करा सके बच्चों को, ठीक है। और यहां पर कोई किसी प्रकार का कंपटीशन ना हो, जो कंपटीशन हो वो स्कूली लेवल से लेकर के सभी तक के लिए हो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 जो तैयार हुई है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए दोस्तों परामर्श के लिए दोस्तों सबसे बड़ी प्रक्रिया चलाई गई, जो कि विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया है, सबसे बड़ी विश्व की परामर्श प्रक्रिया चलाई गई, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब भारत ने एक अच्छा कदम यह उठाया कि विश्व की, अब समझ लीजिए विश्व की जब सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया है तो इसमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट डाले गए होंगे। बाकी वो सारी चीजें देखने में मिलेंगी। दोस्तों बात आती है कि ये जो परामर्श की जो प्रक्रिया चलाई गई थी वो कब से कब तक चलाई गई, तो दोस्तों 26 जनवरी 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक दोस्तों एक ड्राफ्ट आपने देखा होगा, ड्राफ्ट पास किया गया था और उसी के तहत दोस्तों परामर्श प्रक्रिया उससे पहले दी गई थी, फिर ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो वो सारी चीजें इसके तहत रखी गई। मतलब आपको ये डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक दोस्तों परामर्श की प्रक्रिया चलाई। कब से कब तक? 26 जनवरी 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर तक, है ना। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। बात आती है उच्च शिक्षा जो आपकी हायर एजुकेशन है, उसके तहत क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे NEP के अंदर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए आप लोग कि 5 साल वाला जो कोर्स होगा उनमें MPhil में छूट रहेगी। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प रहेगा, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम को आप चूज कर सकते हैं, डिफरेंट आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लीगल और मेडिकल एजुकेशन में दोस्तों शामिल नहीं किया गया है NEP में। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर, मतलब एक ही ऊपर वो बनाया जाएगा जिसके तहत पूरा का पूरा प्रणाली चेक की जाएगी शिक्षा की कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। मैटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो भी आपका प्रॉब्लम होगी उसके मॉनिटरिंग के लिए दोस्तों एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। NRF की स्थापना मैंने पहले बता दिया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मैंने पहले ही बताया था। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का मानक समान होगा। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जो एजुकेशन में दोस्तों टेक्निक को दिया जाएगा, मतलब आप फोन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों, फोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप लैपटॉप के थ्रू किस तरीके से आप डिजिटल पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को विद्यालय में यानी कि आपके स्कूल में पढ़ाई जाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज आपकी दोस्तों कि GDP का जो आपका अब तक का 4 पॉइंट इस्तेमाल होता था, GDP का 4.02% शायद इस्तेमाल होता था पहले, अब वो बढ़ा करके 6% कर दिया गया। यानी कि जो शिक्षा के स्तर में है उसमें दोस्तों आपका GDP का भी हाथ रहेगा, जिससे कि सुधार हो सके। दोस्तों GDP बढ़ रही है, शिक्षा में लेवल नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। तो कॉलेजों में दोस्तों एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका पहले NEP था उसमें दोस्तों ये कहा गया था कि 6 से 18 तक के वर्षों के बच्चों के लिए दोस्तों मुफ्त शिक्षा वाला, तो यहां पर ये कहा गया इन्होंने कि उनके लिए अलग से कोशिश की जाएगी कि उनको ऑडियो वाली वो मिल सके,
ठीक है, उनके जो लोग सुन पाते हैं, केवल सुन पाते हैं, उनको ऑडियो वाले कार्यक्रम देखने को मिले। जो केवल देख पाते हैं उनको, जो केवल सुन पाते हैं भाई देख नहीं पाते, तो उनको आप क्या करेंगे ऑडियो विजुअल वाली वो मिले, ऑडियो है उससे वो क्या कर सकें, अपने आप को समझ सके, सारी चीजों को सीख सके। दोस्तों साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी। ई कोर्सेज मतलब आपको ऑनलाइन आप टीचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें रखी जाएंगी। स्कूली शिक्षा पर क्या क्या बदलाव होंगे। तो दोस्तों स्कूली शिक्षा एनईपी 2020 क्या कहता है कि स्कूल लेवल पे दोस्तों क्या चेंज होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये टर्म तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये टर्म आप इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसमें ECCIC इस तरीके से कुछ टर्म लिख के आ रहा होगा। जब आप इसको इंग्लिश वाली वो PDF खोलते हैं और हर कोई इसको डाल देता है, ठीक है, तो 3 से 6 साल वाले जो बच्चे होंगे, तो बच्चों के लिए क्या होगा कि आप जल्दी से मतलब छोटे पर ही बच्चों को क्या करेंगे कि केयर करना सिखाएंगे और साथ ही साथ उसको एजुकेशन से जोड़ने का भी काम करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन, राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा, जिससे कि पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किए जा सके। दोस्तों साथ ही साथ शुरू 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5-3-3-4 के आधार पर होगी। किस पर, जो भी आपकी 9 से 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो दोस्तों क्या होगी 5-3-3-4 के पैटर्न पर होगी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कक्षा 3 से 5 वाले बालक होंगे, यहाँ पर 6 से 8 वाले, और यहाँ से 9th पे 12th वाले बालक होंगे। दोस्तों बच्चों के लिए नए कोर्सेज, दोस्तों कोडिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। कौन से कोडिंग कोर्स, जिससे कि बच्चा तकनीकी से जुड़ सके और अच्छे लेवल की उसको क्या आ सके, कोडिंग आ सके। और दोस्तों कोडिंग कोर्स से यहाँ पर तात्पर्य कि कोर्स में थोड़ी सी लॉजिक्स डाले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बच्चे को एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के साथ दोस्तों जोड़ा जाएगा, और वो भी दोस्तों आपकी पढ़ाई से रिलेट किया जाएगा। मतलब मेन कैरिकुलम जो आपका होता है ना, जो आपका पाठचर्या रूपरेखा होती है, उसमें इसको शामिल किया जाएगा, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज को। दोस्तों साथ ही साथ वोकेशनल पर जोर दिया जाएगा, मतलब कि जो कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई, जो आपकी पढ़ाई शुरू होगी वो दोस्तों कहां पर होगी, कक्षा 6 से। मेन पढ़ाई आपकी कक्षा 6 से शुरू होगी, यानी कि कक्षा 1 जो आपका 5 तक जो पढ़ाई रहेगी वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाएंगी। दोस्तों यहां पर बात आती है नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम को दोस्तों यहां पर 2 भागों में बांटा जाएगा, सेमेस्टर वाइज। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में पास होकर के अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल भी शामिल की जाएगी, जो आपकी अभी भी की जाती हैं, ठीक है, कि आपकी हॉबी क्या है, आप सिंगिंग कैसी करते हो, आप बोलते कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, मोरल कैसा है, उन सारी चीजों का यहाँ पर जोर दिया जाएगा। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी उससे हो। अगला देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने अभी अभी बताए थे आपको बहुत सारे पॉइंट, कि यहाँ पर ECC जो आपको मैं दिखा रहा था ऊपर, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से माध्यमिक तक, मतलब जो आपका जो प्री फाउंडेशन वगैरह बात कर रहे थे हम लोग कि आपका प्री नर्सरी में बालक होगा, आंगनबाड़ी में होगा, बाल वाटिका में होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दोस्तों हैं। ये सारे मैंने जो भी आपके पॉइंट थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है एक साथ करके, ठीक है। और जो भी शिक्षण होगा दोस्तों, शिक्षण होगा, सीखने होगा, मूल्यांकन होगा, वो 21वीं सदी के कौशलों पर पूरा जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी स्कूल के यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मेन विजन क्या है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक शिक्षा प्रणाली जो न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज और उच्च गुणवत्ता प्रदान करके सभी को शिक्षा में योगदान करती है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, एक देश के साथ आपका क्या संबंध है, और किसी की भूमिका के बारे में जागरूक और बदलती दुनिया में जिम्मेदारी के प्रति सम्मान, जो भी आपकी जिम्मेदारियां बदल रही हैं उनके प्रति आपका सम्मान, और उनसे जुड़ी आपकी गहरी भावना को विकसित करना है। क्या है, डीप सेंस दोस्तों, डीप सेंस टू रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते हैं यहां पर कि जिम्मेदारियों का समर्थन करने वाले कौशल,
मूल्य, निपटान, मानव अधिकार के प्रतिबद्धता, सतत विकास और जीवित और वैश्विक कल्याण, जिससे वास्तव में मानव जो है क्या हो सके, वैश्विक रूप से क्या हो सके, प्रतिबंधित हो सके अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर रखी गई। दोस्तों क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था। तो आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, यह है आपका सही आंसर 3 से 18 आयु के वर्ग के बच्चे। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न आपके लिए और पूछता हूं कि इससे पहले जो 1986 में जो NEP आया था उसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। अगला पॉइंट, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कहां मिलेगा, मैंने जो शुरुआत में आपको पढ़ाया था उसी में इसका आंसर आपको मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय का नाम, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा विभाग मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब दोस्तों ये होगा। और अंतिम एक और प्रश्न जिसका जवाब आप मुझे कहा देंगे कमेंट बॉक्स में कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों मैंने ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा कि आखिर में कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसका जो रिप्लाई है यानी कि इसका जो कमेंट है वो आपको कहां देना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है दोस्तों, आप इसे कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अब तक लाइक नहीं किया हो। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा एंजॉय किया होगा। अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दिया है तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनके साथ भी ये डेटा शेयर हो सके। आप PDF को डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। धन्यवाद, बने रहिए LT लर्निंग टाइम के साथ। मैं अमित कुमार मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।